Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, on the last lecture, we had completely completed chapter number 12, and on the Sunday, you will have 100 marks examinations of the chapter 12 as well. Today we're going to discuss some MCQs. Some of the MCQ I'm going to solve and your doubts from the self-learning also we are going to discuss. In the board examination, as per the board, Gujarat board print, you will be asked 3 MCQs from this chapter and one 4-marker question is going to be asked. So let's start to solve the MCQ. As always, I told you, this MCQ is being much important in your board examinations, in good set examinations, in JEE and NEET. So to solve MCQ and to have a practice of solving MCQ is a very much important for you to have a good score in different competitive examinations as well as board examinations, whether you are in the Gujarat board or in the CBSE board. So let's start to solve one by one all the questions. So are you able to see the MCQs in your mobile screen? Yes or no? Yes, sir. Okay, let's start. Question number 1. So what is the first question? Look at this. An electron with energy 12.09 electron volt strikes on the hydrogen atom in the ground state. मतलब हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ग्राउंड स्टेट पे है एंड वहां पे एक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हो रहा है, उसका एनर्जी 12.09 है एंड इट विल गिव ऑल द एनर्जी टू द एटम. मतलब हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट पे एक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हो रहा है और उसके पास जितना भी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को वो इलेक्ट्रॉन ये ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को वो प्रोवाइड कर देगा, दे देगा. तो जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हो रहा है उसका जो एनर्जी है वो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन के साथ वो कोलाइड हो रहा है. तो फ्रेंड्स ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको एनर्जी मिलेगा, कितना मिलेगा? बोले 12.09 जितना मिलेगा. तो आपको पता है कि ये जो एनर्जी है वो किसके डिफरेंस जितना है? ये जो एनर्जी है ना दैट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड स्टेट इफ यू रिमेंबर. तो इतना एनर्जी लेने के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहां पे जाएगा? बोलो. तो अगर उसको 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना एनर्जी मिलेगा तो उसका ट्रांजिशन होगा फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द थर्ड स्टेट. सो द हाइड्रोजन एटम विल एक्साइटेड टू विच स्टेट? तो क्या आएगा आंसर? देखो आपको पता है कि फर्स्ट स्टेट का जो एनर्जी होता है वो -13.6 होता है, सेकंड का जो एनर्जी होता है वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, थर्ड का -1.51 होता है एंड फोर्थ का -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. तो ये दोनों के बीच में 1 एंड 3 के बीच में जो डिफरेंस निकलेगा वो 12.09 होगा. तो इसका मतलब कि अगर आप ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे तो वो थर्ड स्टेट में चला जाएगा. मतलब इट विल एक्साइटेड टू विच स्टेट? तो क्या आंसर आएगा? अरे बोल भी दो, कौन से स्टेट? ऑप्शन बी. क्या आएगा? ऑप्शन बी. ऑप्शन बी ऑब्वियसली. बट सोचो कि मैंने है ना थोड़ा उसको चेंज कर दिया है क्वेश्चन को. तो हाइड्रोजन एटम इस हाइड्रोजन एटम ऐसा लिखा है कि अचीव्स
ब्लैंक एक्साइटेड स्टेट, ऐसा पूछा है मैंने, तो क्या आएगा आंसर? कौन सा? ऑप्शन सी। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट आएगा, एग्जैक्टली कौन बोला? सर विश्वा। वेरी गुड। तो देखो थर्ड स्टेट जो होती है ना उसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो अगर ऐसा पूछा है कि भाई कौन सा एक्साइटेड स्टेट है तो सेकंड एक्साइटेड, बट कौन से स्टेट में एक्साइट होगा, कौन से स्टेट में जाएगा, तो वो थर्ड स्टेट है। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? देखना है कि आपको क्या पूछा है। इज इट ओके? आया बात समझ में? यस सर। अगर यहाँ पे 12.75 होता, 12.75, तो फिर क्या आंसर आता? तो कौन से स्टेट में जाता इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट स्टेट से ग्राउंड स्टेट से? So 12.75 is the difference between the first and the fourth state. So electron will move from the first to fourth state. That is the third excited state. Is that clear? अगर 12 यस सर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर क्वेश्चन में होता तो आंसर फोर्थ स्टेट होता, थर्ड एक्साइटेड स्टेट होता। इज दैट क्लियर? चलो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। A difference of a wave number of line with the maximum and minimum wavelength of a Balmer series. चलो सेकंड क्वेश्चन में मुझे वेव नंबर का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वेव नंबर किसको बोलते हैं। चलो कोई बताएगा वेव नंबर क्या होता है? 1/λ। वेरी गुड। कौन बोला? सर विश्वा। गुड। सो पहले तो ये पता होना चाहिए कि वेव नंबर किसको बोलते हैं। तो 1/λ इज कॉल्ड अ वेव नंबर। गुड। देखो याद रखना फ्रेंड्स, वेव वेक्टर किसको बोलते हैं? तो वेव वेक्टर माने 2π/λ, उसको वेव वेक्टर बोलते हैं। एंड वेव नंबर किसको बोलते हैं? तो 1/λ को वेव नंबर बोलते हैं। सबसे पहले कौन से सीरीज का बात है? तो यहाँ पे बामर सीरीज की बात है। तो आई शुड राइट द फॉर्मूला फॉर द बामर सीरीज। सो 1/λ इज इक्वल्स टू आर 1/2² minus 1/n², right? So that is the Balmer series. We want to find the maximum and minimum wavelength. तो 1/λ मिनिमम, तो अगर लैम्बडा को मिनिमम करना है तो आपको पता है कि n का कौन सा वैल्यू लेना चाहिए? मैक्सिमम। बोलो। मैक्सिमम। 3। तो n का कौन सा वैल्यू लेना चाहिए आपको? इनफाइनाइट। मैक्सिमम, दैट इज इनफाइनाइट। और ये जो है ना वो वेव नंबर 1 होगा, 1/λ। तो वेव नंबर करस्पॉन्डेंट टू द मिनिमम वेवलेंथ विल बी इक्वल्स टू r/4। चलो अब 1/λ मैक्सिमम, तो n का कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा भैया आपको? 3। That is the minimum value of the n is a 3, and that is our wave number 2 correspondent to the maximum wavelength, and that is comes out to be a 9 minus 4, that is a 5r/36। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है भैया। तो n1 minus n2 is equals to r/4 minus 5r/36। अब ये जो r/4 जो है ना उसको 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 से डिवाइड करो, 9r/36 minus 5r/, इट इज अ 4r/36। so that is comes out to be a r/9। 1.097 divided by 9 10⁻⁷। तो इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा 10⁸ समथिंग आ जाएगा, 10⁸ समथिंग, हाँ 10⁶ समथिंग आएगा, 10⁶ ये आएगा आपका आंसर। आया बात समझ में? 1.219 10⁸ 10⁶ ओके। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्या लिखा है देखो थर्ड क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ एनर्जी of electron in the first excited state to its second excited state।
चलो सबसे पहले तो एनर्जी का फॉर्मूला हम लिखेंगे, उसके बाद कुछ सोचेंगे। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है कि -13.6/n² होता है, इंटू Z² होता है, बट Z तो 1 हो जाएगा बिकॉज हाइड्रोजन एटम की बात है। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो कोई बताएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ? मींस कौन सा स्टेट बताएगा कोई? सेकंड n इज इक्वल टू 2 स्टेट। वेरी गुड। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 2 स्टेट। तो यहाँ पे एनर्जी जो है ना, ये हमारा E2 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा -13.6/2 का स्क्वायर 4। तो -13.6/4 करोगे तो आपको मिलेगा 3.4। एक काम करते हैं, हमें ना ऐसा क्यों करेंगे, एक काम ऐसा करेंगे कि E प्रोपोर्शनल टू 1/n को लिख देंगे, तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा? n इज इक्वल टू 3। इज दैट क्लियर? और मुझे रेशियो फाइंड करना है फर्स्ट एक्साइटेड सेकंड एक्साइटेड, मतलब 2 and 3 का। बट 1/n² इज सजेस्टिंग दैट उल्टा हो जाएगा, तो 3² ऊपर जाएगा, 2² नीचे जाएगा। तो आंसर इज कम्स आउट टू बी अ 9:4। इज दैट क्लियर? आया बात? यस सर, इज इट ओके? यस सर। यप। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एक्सरे का जो एमिशन, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरे एमिशन इज नॉट इन योर कंटेंट। वो JEE एडवांस में है, JEE नीट में भी नहीं है, बट थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, एक्सरे का एमिशन का जो ओरिजिन था वो शायद आपको पता होगा कि origin of X-ray emission is when the very energetic electron is collide with some metallic atoms, then the X-ray is emitted। तो एक्सरे को एमिट करने के लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना होता है पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा, उसको एनर्जी प्रोवाइड करना होता है, काइनेटिक एनर्जी, और उसको फिर उसको कोलाइड करना होता है कोई पर्टिकुलर टारगेट एलिमेंट के साथ, तो एक्सरे प्रोड्यूस होता है। बट उसके थ्योरी के द्वारा ये प्रूव होता है कि जो एक्सरे प्रोड्यूस होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्यूस होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, √f इज इक्वल टू c इंटू Z-1, वेर c इज अ कांस्टेंट। तो मुझे सोच के बताओ कि ये जो फ्रीक्वेंसी है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, उसका फ्रीक्वेंसी का डिपेंडेंस किसके ऊपर है? तो बोले टारगेट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पे। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डिटरमाइंस which property of the target, so it determines the atomic number property of the target। is that clear? ये जो फॉर्मूला है वो प्रूफ था, उसका पूरा प्रूफ था पास्ट सिलेबस में, अभी नहीं है। तो अभी जस्ट आपके नॉलेज के लिए, एट JEE एडवांस के लिए आप ये याद रखना। इज दैट क्लियर? ओके, यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, इफ द पोटेंशियल एनर्जी, देखो ये गलत है, फॉर्मूला गलत है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, दिस इज द फॉर्मूला। So it is mentioned in the question that the potential energy is given by -E²/4πε0। तो आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का अभी हाफ कर देंगे तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगा। तो टोटल एनर्जी आपका हो जाएगा -1/8πε0 और उसको माइनस के बदले प्लस कर देंगे ये टोटल एनर्जी में से, तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा h²/8πε0 into r। इज दैट क्लियर?
So what is the formula of potential? What is the formula of the kinetic energy? बोलो आप बताओ. क्वेश्चन में मिस्टेक है, करेक्शन कर देना. काइनेटिक एनर्जी का क्या होना चाहिए? फिर आंसर बोलो. क्या आएगा आंसर? Option B. Option B is the right answer. Is that clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. चलो, come to the question number 6. Question 6 ऐसा है कि amongst the following system which is having the minimum radius of the second orbit. रेडियस की बात है. फॉर्मूला पता है रेडियस का? पता है? n square h square epsilon naught upon pi m square z. तो r proportional to n square by z. बट यहाँ पे n का वैल्यू तो 2 फिक्स्ड किया हुआ है सेकंड ऑर्बिट. तो फिर r proportional to क्या होना चाहिए? n तो फिक्स्ड कर दिया है, तो 1/z. तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा उसका रेडियस सेकंड ऑर्बिट का सबसे कम होगा. तो अमंग्स द फॉलोइंग एटम्स व्हिच इज हैविंग द मैक्सिमम रेडियस, मैक्सिमम एटॉमिक नंबर. तो चार में से एक Magnesium. मैग्नीशियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है. तो कौन सा है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, उसका रेडियस सबसे कम रहेगा? चलो बोलो, बताओ कौन सा एटॉमिक. Magnesium. Option B. Exactly, magnesium will be the answer. Is that clear? Is it okay? Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. Operating voltage is 10⁵ volt and speed of the X-ray produced. देखो, ऐसा बताया गया है कि जो एक्सरे प्रोड्यूस होगा उसका स्पीड कितना होगा. भैया, एक्सरे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. चाहे आप कितना भी पोटेंशियल प्रोवाइड करो, हाँ, आप पोटेंशियल जितना ज्यादा प्रोवाइड करोगे, पोटेंशियल आप जितना ज्यादा प्रोवाइड करोगे उतना इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी के साथ कोलाइड होगा. बट वंस द एक्सरे इज प्रोड्यूस्ड, एक्सरे इज आफ्टर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना उसका स्पीड कितना होता है भैया? बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड कितना होता है? अरे बता भी दो. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पीड होता है ना वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है. तो अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाते हो तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ेगा और वो ज्यादा एनर्जी के साथ कोलाइड होगा. बट एक्सरे का जो स्पीड है ना वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. आफ्टर बीइंग प्रोड्यूस्ड द स्पीड ऑफ एक्सरे इज ऑलवेज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. इज दैट क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 8. Ionization potential of the hydrogen-like atom, hydrogenic ions A and B is a VA and VB respectively. Now VB is greater than VA. मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो B का ज्यादा है A से. अब मुझे सोच के बताओ, जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा मतलब रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, तो याद करो जो पहला जो रेडियस था ना n = 1 रेडियस, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी अगर आपको याद हो तो 13.6 था. फर्स्ट ऑर्बिट का आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 था. सेकंड का आयोनाइजेशन एनर्जी 3.4 था. थर्ड का आयोनाइजेशन एनर्जी 1.51 था. इलेक्ट्रॉन का एनर्जी -1.51, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी -1.51, बट उसको आयोनाइज करने के लिए हमको प्लस देना पड़ेगा. तो मैं ऐसा बता रहा हूं कि जैसे जैसे आपका रेडियस बढ़ता है, जैसे जैसे आपका रेडियस बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ता है. सॉरी, आयोनाइजेशन एनर्जी, रेडियस बढ़ता है तो क्या होगा? कम होता है. हाँ, फर्स्ट का आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो 13.6 है, सेकंड के लिए 3.4 है, थर्ड के लिए 1.51 है. तो आपका रेडियस बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, एंड आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा. तो मतलब ये रेडियस एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बीच में अपोजिट रिलेशन है.
तो यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि भाई VB जो है ना वो VA से ज्यादा है, उसका मतलब ये हुआ कि आपका जो RB होगा ना, ऑपोजिट रिलेशन है, तो RB का वैल्यू क्या होगा, should be less than RA, and vice versa I should say RA is a greater than RB. Is that clear? ऐसा कोई ऑप्शन है? ये रहा। आया बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलो, क्वेश्चन नंबर 9, an hydrogen atom, an electron makes a transition from the 3 to 2 state in the time interval of this much. Calculate the average torque. अब क्वेश्चन ये होगा कि सर यहाँ पे टॉर्क कहाँ से आ गया? हम मस्त पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, मजा आ रही थी, ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म ड्यूअल नेचर, मॉडर्न फिजिक्स, एटम्स, मजा आ रही थी, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फंड। यहाँ पे टॉर्क कहाँ से आ गया, ये मैकेनिक्स कहाँ से आ गया, नहीं मजा आया। है कोई माइकल लाल, कोई बताएगा मुझे कि यहाँ से टॉर्क कैसे मिलेगा मुझे? एकदम झकास क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि भाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है थर्ड स्टेट से सेकंड स्टेट में, तो इसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो है कोई माइकल लाल जो बताएगा मुझे कि यहाँ पे टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे? एकदम झकास। है कोई? तो भैया याद करो न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स जो होता है ना, दैट इज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंटम। सिमिलरली टॉर्क जो होता है ना, दैट इज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। तो भैया इलेक्ट्रॉन जब थर्ड ऑर्बिट में था तो उसका एंगुलर मोमेंटम 3h/2π था, और जब वो ट्रांजिट होके सेकंड ऑर्बिट में आता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 2h/2π। So what is the change in the angular momentum? So 3h/2π minus 2h/2π will get you h/2π. And once you got the change in the momentum, divide by time will get you the torque as well. That's it. So h/2π upon time. अब टाइम इंटरवल आपको दिया हुआ है, h का वैल्यू भी आपको पता है, तो now you are able to find the torque. Is that clear, friends? It is a tricky question. Yes. Okay, समझ में आया भैया? Yes, sir. चलो, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना उसको नहीं करने का है, वो एक्सरे एमिशन के साथ कनेक्टेड है, जो टॉपिक आपके कंटेंट में नहीं है। सो एक्सरे एमिशन के अल्फा के बीटा ये नहीं करने का है, एक्सरे एमिशन के साथ कनेक्टेड है। 11th क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, a radius of the second orbit of an atom of hydrogen is r, then what should be the radius of the third orbit? अच्छा ठीक है, तो रेडियस एंड नंबर, ऑर्बिटल नंबर के साथ रिलेशन आपको पता है कि r प्रोपोर्शनल टू, वैसे r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z होता है, बट हाइड्रोजन एटम मतलब z1 हो जाएगा, तो r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो r3/r2, तो दैट इज 3 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 9/4, मतलब 2.25, तो r3/r2 इज इक्वल टू 2.20, सो r3 हो जाएगा आपका 2.25 इंटू r2, r2 का वैल्यू आपको पता है कि r है, आपको दिया हुआ है कि सेकंड ऑर्बिट का रेडियस कैपिटल R है, so the answer is 2.25 r. Is that clear, friends? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So come to the question number 12 पे आ जाओ। okay, okay, so the 12th question is like a hydrogen atom absorbs the 12.1 electron volt। देखो 12.1 मतलब it is a difference between which two state, 12.09 या 12.1 सेम ही हुआ, 1 to 4. कौन से बीच के किसके बीच में डिफरेंस है?
From 1 to 4. अरे यार Sir, 1 to 3. वन फर्स्ट एंड फोर्थ के बीच में डिफरेंस जो है ना वो 12.75 है, और ये 12.1 का मतलब इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द 1 एंड 3। तो अगर इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वहां कहां से कहां पे जाएगा भैया? तो बोले फर्स्ट स्टेट पे से थर्ड स्टेट पे जाएगा, राइट। चलो 1 से 3 पे तो चला गया। अब क्या? अब पूछा ये है कि हाउ मेनी फोटोन्स आर एमिटेड ड्यूरिंग द डाउनवर्ड ट्रांजिशन, मतलब जब वो वापस आएगा तब कितने फोटोन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो भाई फर्स्ट से थर्ड पे तो चला गया। अब वापस आने के लिए दो पॉसिबिलिटीज है, या फिर वो डायरेक्टली थर्ड से वन पे वापस आ जाए, नंबर वन। अगर ये ट्रांजिशन होगा तो एक ही ट्रांजिशन होगा, तो मतलब एक फोटोन प्रोड्यूस होगा। बट दूसरा प्रोबेबिलिटी ये है कि 3 से 2 में आए और 2 में से 1 में आए, तो कितने ट्रांजिशन हो गए? दो ट्रांजिशन, मतलब दो फोटोन हो गए। तो विच इज द करेक्ट आंसर? आइदर 1 फोटोन और 2 फोटोन कैन बी पॉसिबल। तो ऐसा कोई ऑप्शन है 1 और 2? Yes, sir. Option C. Option C should be the right choice. Is that clear, friends? Chalo. 13th question. What is the angular momentum of electron in the lithium atom in n is equals to 5 orbit? देखो angular momentum, whenever you hear the word angular momentum, you must apply the quantization of the angular momentum nh upon 2 pi. बट यहाँ पे फिफ्थ स्टेट की बात है तो 5h upon 2 pi, h का वैल्यू तो हमको पता है, तो जस्ट पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Is it okay? Yes, sir. Next question. Question number 14. For the first orbit of the hydrogen atom, the minimum excitation potential, minimum का मतलब एक ही बार एक्साइटेट करना है इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ग्राउंड स्टेट पे, और उसको मिनिमम एक्साइट करना है। मिनिमम एक्साइट करना है मतलब फर्स्ट से सेकंड पे ही जाने का है, उसको मिनिमम एक्साइट करना है, मतलब n इज इक्वल टू 1 से 2 में ही उसको भेजना है। तो हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड? तो कितना एनर्जी लगेगा उसको 1 में से 2 में भेजने के लिए? बोलो। अरे 1 एंड 2 के बीच में डिफरेंस पता है ना आपको? मैंने बोला था कि ये 3-4 वैल्यू सबको याद रखना है। बोलो। तो 1 एंड 2 के बीच में जो डिफरेंस है ना वो 10.2 का है। तो मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी जो है ना वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब मिनिमम एक्साइटेशन जो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल में क्या करना है आपको? इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है, वोल्ट को रखना है। तो मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल जो है ना, यहाँ पे C नहीं आएगा, यहाँ पे V आएगा। मिनिमम एक्साइटेशन पोटेंशियल जो है वो 10.2 वोल्ट है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो ये वापस से 15th वाला जो क्वेश्चन है ना वो के अल्फा के बीटा मतलब एक्सरे एमिशन के बारे में है। तो 15th क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, उसको स्किप करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 15 को स्किप करेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन द alpha, that is based on the X-ray emission. Come to the 16th question. Okay. Okay. देखो क्या है 16 क्वेश्चन। An alpha particle of 10 million electron volt is moving forward for the head-on collision. What will be the distance of the closest approach from the nucleus? देखो ये न्यूक्लियस है और ये पूरा एटम है। अब अल्फा पार्टिकल जो है ना उस वो हेड ऑन कोलिजन कर रहा है, तो वो है ना न्यूक्लियस से सबसे नजदीक जाके वापस आएगा, एंड दिस विल बी द कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ अ क्लोजेस्ट अप्रोच, नजदीक जाने का सबसे कम डिस्टेंस। तो एट दैट डिस्टेंस व्हाट हैपेंड? एट दैट डिस्टेंस नाउ अल्फा पार्टिकल कम बैक, तो वहां पे उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। whenever any whenever any a particle change its motion, direction of the motion, its
इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो। जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर तरफ फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट पे उसका वेलोसिटी जीरो होके वो वापस नीचे आएगा। मतलब एट दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस वो वापस आ रहा है, मतलब उसका वहां पे वेलोसिटी जीरो होगा। मतलब उसका जितना भी काइनेटिक एनर्जी था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वहां पे? जितना भी काइनेटिक एनर्जी था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेलोसिटी जीरो हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो सब कुछ उसका चला गया, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? तो बोले पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। So in that distance of closest approach, what happened? The whole kinetic energy gets converted into the potential energy. काइनेटिक एनर्जी जो है वो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट किया मैंने। एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना? तो बोले के Q1 Q2 अपॉन आर। Q1 का वैल्यू जेड ही होगा, जेड तो 50 है। Q2 का वैल्यू अल्फा पार्टिकल मतलब 2e होगा अपॉन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मुझे निकालना है। के का वैल्यू मुझे पता है, ई का वैल्यू मुझे पता है, तो कैन आई फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच? ये डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा भैया r0। इज इट ओके? इट्स अ गुड क्वेश्चन। पता चला ये फ्रेंड्स? आके ना तो बोल दो। एम आई Yes, sir. फ्रेंड्स? ओके चलो अभी जो क्वेश्चन नंबर 17 में कराने वाला हूं दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 17th क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं बहुत सारे एमसीक्यूज आपको समझ में आ जाए इस टाइप का एक पूरा एक ट्रैक मैं आपको समझाने वाला हूँ। जस्ट लुक एट दिस एंड थिंक अबाउट इट। ओके द वेरी फर्स्ट थिंग इज द एनर्जी। फॉर गिवन एटम, मतलब मैंने z को कांस्टेंट कर दिया है, मैंने z को कांस्टेंट कर दिया है। तो हमको ये पता है कि एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना वो -me², me⁴ z² अपॉन 8ε² n²h²। So E proportional to 1 upon n². So that is the relation for the energy, okay, for the given atom। Z को मैंने फिक्स कर दिया। तो एनर्जी का n के साथ जो रिलेशन है ना वो 1 अपॉन n² का है। फिर बात करेंगे रेडियस का। तो रेडियस का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है n²h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m²z। तो आपका r प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा n²/z। बट z तो मैंने फिक्स कर दिया है, तो r का जो रिलेशन है ना वो प्रोपोर्शनल टू n² का है। नंबर 3 एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है कि nh/2π है। तो दैट मीन्स योर एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ओके सो दैट इज द रिलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नंबर 4 बात करेंगे अब हम लीनियर मोमेंटम के बारे में।
तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो NH/2 है। बट फ्रेंड्स एंगुलर मोमेंटम माने लीनियर मोमेंटम इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आरपी कोस थीटा, आरपी साइन थीटा। बट सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि आपका मोमेंटम जो होता है वो टेंजेंशियली होता है एंड रेडियस जो होता है वो ये रहा। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर आर एंड वेक्टर पी? 90। तो सर्कुलर मोशन में वेक्टर आर एंड वेक्टर बी पी के बीच में एंगल 90 होता है, तो पी आर कोस साइन 91 होता है, तो पी इंटू आर एंड दैट प्रोपोर्शनल टू L proportional to n, that is PR proportional to n. So P proportional to n by R and R itself proportional to 1 upon R proportional to n square. तो अब मुझे सोच के बताओ कि P proportional to क्या होना चाहिए? P proportional to n by R, but R proportional to n square. So that's why P must be proportional to what? तो कोई बताएगा मुझे? न्यूमरेटर में n, डिनोमिनेटर में R, R proportional to n square. तो अभी क्या बचेगा? 1 N. upon n. क्या बचेगा? 1 upon n. 1 upon 1 upon N. परफेक्ट। तो आपका जो लीनियर मोमेंटम का जो रिलेशन है ना वो 1 अपॉन n का है। इज दैट क्लियर? लीनियर वेलोसिटी। नाउ एज वी नो our p proportional to 1 upon n, that's why momentum is equals to m into v proportional to 1 upon n, but mass is already constant, mass of electron is already constant, so our linear velocity is also proportional to 1 upon n. Is that clear friends? आया बात समझ में? Yes, sir. चलो नाउ angular velocity. So finally we got a v proportional to 1 upon n, right? But as you know, v equals to what? V is equals to r omega. So r omega proportional to 1 upon n. So that means our angular speed proportional to 1 upon r into n. And friends, as you know, r proportional to n square है, तो फिर ओमेगा proportional to क्या होना चाहिए? बोलो ओमेगा proportional to क्या होना चाहिए? 1 upon n and r proportional to n square. तो नीचे वापस से n स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या होगा? 1 upon n cube. वेरी गुड, 1 अपॉन n क्यूब। तो आपका ओमेगा जो है ना वो 1 अपॉन n क्यूब के साथ वेराई होगा। क्या बात समझ में? चलो, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स ओमेगा अभी हमने क्या प्रूव कर दिया कि ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n क्यूब। तो ओमेगा इटसेल्फ इज अ 2 पाई f भैया। तो 2 पाई f प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n क्यूब, तो 2 पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो कैन आई से फ्रीक्वेंसी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n क्यूब। इज दैट क्लियर? चलो Yes. नंबर 8, चलो पीरियोडिक टाइम। तो ये जो पीरियोडिक टाइम है ना, तो अभी हमने क्या प्रूव किया कि फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n क्यूब। एंड पीरियोडिक टाइम किसको बोलते हैं भैया? 2 तो pi by r. f 1 अपॉन f प्रोपोर्शनल टू n क्यूब हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ दिस। एंड 1 अपॉन f को ही तो पीरियोडिक टाइम बोलते हैं ना, तो पीरियोडिक टाइम प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. Okay, so friends, now let's uh, as we proved t proportional to n cube, right? So can I say t square proportional to n power 6?
Yes or no? And r proportional to n square, तो r proportional to n square है, तो कैन आई से r क्यूब proportional to n power 6 होगा। अब ये दोनों को कंबाइन कर दो, तो ये दोनों को कंबाइन करो तो आपको क्या मिल जाएगा? बाय कंबाइनिंग दिस टू, R cube proportional to T square. t square proportional to r cube। आया बात समझ में? एंड दिस रिमाइंड्स अस विच लो, ये किसकी याद दिलाता है? Gravitational law ను కాదు. It's the Kepler's third law for the planetary motion. Okay. And number 10. As we know, radius proportional to n square. So can I say root r proportional to n? चलेगा? देखो तो। And angular momentum is already proportional to n. तो इन दोनों को कंबाइन कर दो। रूट आर प्रोपोर्शनल टू एन, एल प्रोपोर्शनल टू एन, तो इसका मतलब क्या होगा? L proportional to root R. एल प्रोपोर्शनल टू रूट आर। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड हुआ। दैट एंगुलर मोमेंटम इज डिपेंड ऑन विच पैरामीटर ऑफ आर। तो क्या आएगा भैया आंसर? रूट आर। आया बात समझ में फ्रेंड्स? सो दिस इज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसके बेस पे बहुत सारे एमसीक्यूज अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे हुए हैं। तो 10 डिफरेंट थिंग्स आई हैड एक्सप्लेन्ड यू हियर। मैंने बताया था, याद करो, एक टेबल था, तो मैंने बताया था कि ये टेबल बहुत काम का है, मैं आपको एमसीक्यू सोल्व कराते टाइम समझा दूंगा। तो ये जो टेबल था उसके बारे में मैंने पूरा चीज आपको समझाया। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ये पूरा चीज समझ में आया आपको? Yes sir. इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा। लास्ट लेक्चर के भी होमवर्क एंड स्क्रीनशॉट भेजना बाकी है, तो वो मैं अभी ये लेक्चर खत्म होने के बाद मैं भेज देता हूँ अभी। चलो क्वेश्चन नंबर 18। चलो, इन द हाइड्रोजन एटम the radiation emitted from something something is something, so during which, देखो लास्ट स्टेटमेंट रीड करो, हमारे लिए लास्ट वन जो है ना वो काम का है। ड्यूरिंग विच ट्रांजिशन वी गॉट द इंफ्रारेड सेक्शन। फ्रेंड्स आपको याद होगा लक्ष्मी वोक्षी लाइमन सीरीज जो होती है ना वो अल्ट्रावायलेट में होती है। बामर सीरीज जो होती है ना वो विजिबल रीजन में होती है। एंड पाशियन ब्रैकेट एंड फंड सीरीज जो होती है ना वो इंफ्रारेड में होती है। कोई भी ऑर्बिटर हायर ऑर्बिट में से अगर 1 में आता है तो वो लाइमन में है। कोई भी हायर ऑर्बिट में से अगर वो 2 में आता है तो बामर है। कोई भी हायर ऑर्बिट में से अगर 3, 4 या 5 में आता है तो वो पाशियन ब्रैकेट फंड है। मुझे इंफ्रारेड लाना है, इंफ्रारेड को एमिट करना है। तो लाइमन बामर तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज लाइमन का तो अल्ट्रावायलेट में है, बामर का विजिबल में है। देखो 2 = 1 जो है ना वो हमको लाइमन देगा मतलब अल्ट्रावायलेट देगा। 3 to 2 जो है ना वो हमको बामर देगा मतलब वो विजिबल देगा। 4 to 2 कोई भी में से 2 में आए तो वापस से बामर मिलेगा, विजिबल। बट 5 to 4 मतलब ये हमको देगा ब्रैकेट। एंड ब्रैकेट का मतलब कौन सा रीजन आ गया? Infrared. इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड लो लाने के लिए कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल है? 5 to 4। The other transition will either give us a Lyman that is ultraviolet or gives us the Balmer that is a visible region. But infrared visible region का wavelength हमको कौन सा transition देगा? D option. Is that clear friends? Yes sir. चलो, the wavelength of the first line in the Lyman series is a lambda. फर्स्ट लाइन का लाइमन सीरीज का जो वेवलेंथ है ना वो लैम्बडा है, और मुझे बामर सीरीज के फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ चाहिए। तो फ्रेंड सबसे पहले एक काम करो,
लाइमन सीरीज पहले सोचते हैं। तो लाइमन सीरीज का जो फॉर्मूला है वो क्या है भैया? 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, where n start from 2 3 4। अब फर्स्ट लाइन, उसका फर्स्ट लाइन मुझे लेना है, मतलब फर्स्ट वैल्यू। तो वी शुड पुट द n इज इक्वल्स टू वेरी फर्स्ट वैल्यू, दैट इज n इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4। तो ये मिलेगा आपको, अगर एलसीएम लेते हो तो 4 माइनस 1 मतलब 3r/4 मिलेगा। तो लैम्बडा क्या मिलेगा आपको? तो लैम्बडा आपको मिलेगा 4/3r। चलो, आपको लाइमन सीरीज का जो फर्स्ट लाइन है ना वो मिल गया। अब मुझे क्या करना है? बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन निकालना है। तो बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन निकालने के लिए सबसे पहले बामर का फॉर्मूला तो लिखो भैया। तो बामर का फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब उसका फर्स्ट लाइन मुझे लाना है। बामर के लिए मैं सिंबल यूज करता हूँ लैम्बडा डैश। तो फर्स्ट लाइन लाने के लिए मुझे आई शुड राइट अ वेरी फर्स्ट वैल्यू ऑफ n एंड दैट इज 3, दैट इज 3। तो ये आपको हो जाएगा 9 माइनस 4 मतलब 5r/36। तो लैम्बडा डैश जो आपका होगा वो 36 डिवाइड बाई 5r होगा। तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाई 1, तो लैम्बडा डैश अपॉन लैम्बडा करोगे आप, तो 36 डिवाइड बाई 5r अपॉन 4/3r, r get cancelled, 36 into 3 upon 5 into 4, 4 9s are 9 3s are 27, so 27/5 will be remaining. So lambda dash is equals to 27/5 lambda. So 27/5 lambda is the right answer. Is that clear friends? आया बात समझ में? Yes, sir. तो यहाँ पे जो अच्छे अच्छे एमसीक्यूज जो मुझे कराने थे वो मैंने करा दिए। ये टेक्सचुअल मतलब ये जो एक हर एक कंसेप्ट के एक अलग अलग एक एक हर एक कंसेप्ट के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे जो कराने थे मैंने करा दिए। अब आपको पूछना है सेल्फ लर्निंग के डाउट्स। आई होप कि आप लोगों ने ये डाउट सॉल्व किए होंगे, सेल्फ लर्निंग सॉल्व किया होगा। मुझे डाउट पूछ लो। तो ये आपके सामने मैंने सेल्फ लर्निंग रखा हुआ है। लेट मी गिव योर डाउट्स करस्पॉन्डेंट टू दिस चैप्टर। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग योर डाउट्स आई नीड टू सेटल द जेडब्ल्यू टाइम ऑफ द टुमारो। हुआ है 1 to 20 में डाउट पूछो। क्वेश्चन नंबर 1 to 20। Sir, 3. ओके, क्वेश्चन 3। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ represents the possible graph of number of alpha particles scattered in the Giger Marsden experiment। देखो, पहली बात के देखो कोई भी अल्फा पार्टिकल जब आप गोल्ड फॉइल के ऊपर डालते हो तो उसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग जीरो तो नहीं होता, बहुत ही कम होता है, 0 to 1 डिग्री। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल का 0 to 1 डिग्री के बीच में होता है, बट 100% जीरो होता है ऐसा नहीं होता। मतलब यहाँ पे देखो एंगल ऑफ स्कैटरिंग जीरो स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये बहुत गलत है। दूसरी बात, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स देखो जीरो हो जाता है कुछ एंगल के बाद, तो ऐसा नहीं होता। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जैसे एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ता है तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिक्रीज तो होते हैं, बट वो 100% जीरो नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप 10,000 अल्फा पार्टिकल डालते हो तो एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी निकलेगा जिसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग 180 डिग्री हो। 10,000 में से एक तो ऐसा निकलेगा जो जिसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग 180 डिग्री हो। तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग 180 हो ऐसा भी पॉसिबल है। तो मतलब ये दोनों में कंफ्यूजन था, ये एंड इसमें। तो दिस इज द मोर प्रिसाइज आंसर। अगर आपको थ्योरी में देखना है तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, थ्योरी में भी दिखा देता हूँ मैं आपको कि भाई ये जो गिगर मार्सडन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसने जो ग्राफ अचीव किया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
ओके, सो हियर इज दिस ग्राफ। देखो ये ग्राफ दिखा रहा है आपको, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, देखो यहाँ पे नीचे भी जीरो नहीं जा रहा है। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द ग्राफ, यू कैन सी Yes. it is not touching on the zero line both the sides. Is that clear? Okay, so which is more proper Okay, sir. answer? So option B or C? So C will be the more precise answer. यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक ये है कि ये थोड़ा ऊपर नहीं जाना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस स्ट्रेट। ओके, चलो अप टू 20 बताओ डाउट्स। वन टू 20 सो डाउट्स पूछो। वन टू 20 चलो पूछो डाउट्स। फ्रेंड्स यू मस्ट सॉल्व द एमसीक्यूज। ये मैंने बताया, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है आपके गुजसेट के एग्जामिनेशन के लिए, आपके जेडब्ल्यू के लिए, आपके नीट के लिए, आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, गुजरात बोर्ड हो, सबके लिए ये जो एमसीक्यू है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैंने आपको हर एक चैप्टर के रिगार्डिंग प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू दिए हैं, उसका पूरा स्पाइरल बाइंडिंग मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है, उसको यूज करना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए, इट इज कंपल्सरी। चलो बताओ अप टू 20। चलो अप टू 40, anybody wants to ask the questions up to 40? एमसीक्यू सॉल्व किए भैया क्या नहीं किए? किया है कि नहीं किया है वो तो बता दो।